Hello friends, your friend Shahrikh Khan here from Dr. Amina Classes। हमारा वेक्टर्स का जो सफ़र है वो रवां दवा, हर स्टेप हमारा बड़ा जमा हुआ, हर कदम बड़ा जमा के हम चल रहे हैं। हम छलांगे नहीं मार रहे, हम बड़े संभल के चल रहे हैं, एक एक कदम बड़े संभाल के हम रख रहे हैं और बिल्कुल हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वेक्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर रहें। भाई अब आप सोचोगे कि ये वेक्टर्स में इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है हमें? बेटा बिल्कुल ज़रूरत है, इसलिए कि जो वेक्टर्स का आपका सफ़र है ना, ये वेक्टर्स को आप जो यूज़ करेंगे, बस एक बार वेक्टर शुरू हो जाए और एक बार फोर्स शुरू हो जाए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, तो ये कभी ख़त्म थोड़ी नहीं होते हैं। लाइफ लॉन्ग जब तक आप फिज़िक्स और इंजीनियरिंग पढ़ते रहेंगे, एक वेक्टर्स का यूज़ और दूसरा फिज़िक्स का यूज़, अब इसमें फोर्स का यूज़ आपको लगातार करना पड़ेगा। तो अब ऑब्वियसली जिस चीज़ को हमें हमेशा यूज़ करना है, पूरे क्लास 11th में यूज़ करना है, पूरी क्लास 12th में यूज़ करना है, इवन कॉलेज में यूज़ करना है, तो उसको हम इतना लाइटली तो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो अब हमारा लास्ट टर्न में चल रहा था, आपको याद होगा हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट टर्न में भी आपको बताया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर बेस्ड BKL यानी बोर्ड के लिए भी और CKL यानी कंपटीशन के लिए भी, दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। कुछ एक दो प्रॉब्लम शायद हम कर पाए थे, आज हम पैरेललोग्राम लॉ के कुछ और अच्छे से प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन आज हमें उसके बाद स्टार्ट करना है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। और इस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज़ हम आगे तो बहुत सारे चैप्टर्स में होना है। हमें जो जहाँ इमीडिएटली इस वेक्टर्स के बाद जो हमारा शुरू होगा वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें रिजॉल्व्ड फॉर्म में वेक्टर रेजोल्यूशन के एप्लीकेशंस के फॉर्म में हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करना होगा इन 2 डायमेंशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, जो इस मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो आज मैं इसको शुरू कर रहा हूँ वेक्टर्स की एक प्रॉब्लम लेके, आपको थोड़ा नोट करना होगा, लिखिए। एक सिंपल से प्रॉब्लम से, बड़ा सिंपल भी है और लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत है, मज़ा आएगा आपको इस प्रॉब्लम को करने में। आज कुछ एक अच्छे से इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम अपन लेते हैं वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर बेस्ड, और फिर वेक्टर रिजोल्यूशन के ऊपर आएंगे। आज बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना है वेक्टर रिजोल्यूशन का, हमेशा यूज़ करना पड़ेगा हमें वेक्टर रिजोल्यूशन बार बार। आज इसको पक्का कर लेंगे यार, ये वेक्टर रिजोल्यूशन का क्या फंडा है, ठीक। लेकिन पहले एक पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम लिखिए, सब लोग लिख लो तो अच्छा रहेगा। 2 फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशो 3:5। आप बार बार सुन लेना, मैं टाइम सेव करने के लिए जल्दी बोल रहा हूं और लिख भी दूंगा डेटा क्या दिया मैंने। 2 फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशो 3:5 गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन इफ एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो हम जो जिन फोर्सेस की बात करते हैं वो फोर्सेस हमारे होते हैं P एंड Q। आज का एग्जांपल नंबर 1 लेकर मैं चल रहा हूं। हमें यहां दिया हुआ है कि 2 वेक्टर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स का रेशो है 3:5। तो हम मान लेते हैं लेट, जो हमारे 2 फोर्सेस जनरली होते हैं P इज इक्वल टू, हम मान लें 3x एंड Q इज इक्वल टू, हम मान लें 5x। हमें दिया है 2 वेक्टर्स का रेशो P एंड Q का रेशो 3:5 और हमें दिया है इनका रिजल्टेंट कितना, 28 न्यूटन इनका रिजल्टेंट दिया है, रिजल्टेंट, और इनके बीच का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें दिया है 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, हमें इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालना है। P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इन दोनों फोर्सेस का हमें क्या निकालना है, हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। चलो शुरू कर दो। अब सवाल ये है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें 2 फोर्सेस आते हैं, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आता है
और उनके बीच का एंगल आता है, तो ऑफ कोर्स वो एक ही फॉर्मूला है, वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के बेसिस के ऊपर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला सबको रट जाना चाहिए, और ये है वो हमारा फॉर्मूला। जिस रेंज चेक कर लूँ, अब सबको दिख रहा है, यस यू आर एबल टू सी। तो ये मेरा फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू क्या है, R मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। व्हाट इज मैग्नीट्यूड, हाउ मच, कोई क्वांटिटी कितनी है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको ये एडवाइस है कि पहले आप पुराने वीडियोस देखिए, एकदम से यहाँ नहीं, देख लो अभी, अगर बच्चे आज जुड़े हैं तो देख सकते हैं, बट पहले पुराने वीडियोस आपको देखकर यहाँ इस लेवल तक आना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये बड़ा अच्छा लगेगा समझने में। हमें दिया दो वेक्टर्स, उनका रेशो दिया है 3:5, तो हम जिन रेशो, अब ये सिंपल मैथमेटिक्स आप जानते हैं, दो क्वांटिटी का रेशो अगर 3:5 दिया है तो आप एक को 3x मान लेते हैं, दूसरे को 5x मान लेते हैं। दोनों का रिजल्टेंट 28 न्यूटन दिया है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया है, दोनों फोर्सेस P एंड Q का हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड। यही एक फॉर्मूला बचता है हमारे पास। चलो सारी वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करें। R की वैल्यू है 28। याद रखो यहाँ पर न्यूटन वगैरह नहीं लिखा जाता, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूनिट नहीं लिखी जाती। तो ये 3x होल स्क्वायर प्लस ये है 5x होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस P की वैल्यू अगेन 3x इंटू 5Q की वैल्यू अगेन 5x cos 60 डिग्री। आगे सॉल्व करो। अब सिंपल सॉल्यूशन है, उसके बाद 28 इज इक्वल टू, देखो मैंने अभी भी तुम्हें न्यूमेरिकल्स फॉर रूल्स फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नहीं लिखवाए हैं, क्योंकि अभी वेक्टर्स पे ही चल रहे हैं अपन। लेकिन जैसे ही अपन मेन चैप्टर्स के ऊपर आएंगे, पहले रूल्स फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लिखवाऊंगा। अभी तक आप समझ चुके होंगे, जो न्यूमेरिकल दिया है उस चैप्टर की पहले स्टडी करो। कोई भी न्यूमेरिकल के, किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने पहले उसके स्टडी करो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद जितने फॉर्मूला डेरिवेशन है उस चैप्टर के, सारे फॉर्मूला डेरिवेशन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। फिर अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठिए। न्यूमेरिकल का आप जब पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये न्यूमेरिकल मेरा इस चैप्टर के बहुत सारे, एक चैप्टर में एक फार्मूला थोड़ी होता है, एक चैप्टर में बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। तो उस ये जो मेरा न्यूमेरिकल मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ये इनमें से कौन से फार्मूला के ऊपर बेस्ड। फिर जो भी डेटा दिया है, जो भी वैल्यूज दी हुई हैं न्यूमेरिकल में, उनको आप सिंबल के साथ लिख लीजिए। अननोन क्वांटिटी के आगे क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए। अननोन क्वांटिटी और नॉन क्वांटिटीज को कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करिए और सॉल्व करिए। ये कुछ आपको मैंने आउटलाइन दी है, क्योंकि हम लोग उसको यहाँ फॉलो कर रहे हैं। यही न्यूमेरिकल्स का रूल है। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, लेकिन आपको एक एक स्टेप में लिखवाऊंगा। देखो हमें दो फोर्सेस दिए थे, हमें मालूम है कि ये पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर बेस्ड कैसे पता चला, क्योंकि हम उसको पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मूला डेरिवेशन हम कर चुके हैं, तो हमने लिख लिया। जो भी क्वांटिटी दी हुई है हमने लिख ली। अननोन क्वांटिटी के हमने आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इन सबको कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। हम रूल फॉलो कर रहे हैं। अब आप रूल फॉलो करके चलेंगे, आपको किसी न्यूमेरिकल में कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब यहाँ पर तो इसकी डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें बिना डायग्राम के सॉल्व नहीं करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो वो आगे की बात हो सकता है। अभी डिस्कस करें कुछ ऐसे प्रॉब्लम जहाँ बिना डायग्राम के हमारी बात बनने वाली नहीं। तो ये भी एक पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल है। ड्रॉ द डायग्राम एंड अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल प्रॉपरली। चलो आगे इसको बढ़ाते हैं। ये हो गया 3x होल स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, ये क्वांटिटी हो जाएगी 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 3 6 5 10 12 है ना, 2 इंटू 3x इंटू 5x, तो 5 3 15 2 30, ठीक है। तो 30x स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू, यार एक काम करो, मैं 2 मुझे कैंसिल ही करना है, तो मैं आपको स्टेप एक आएगी बढ़वाऊँ, एज इट इज चलने दो। अभी 2 इंटू ये कर लो 5 3 15 एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो ये वाला 2 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ाओ, 28 इज इक्वल टू होल अंडर रूट, ठीक है। अब आप देखोगे 15x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, और ये कितना आ गया? 9 आ गया। तो कितने x स्क्वायर हो गए? 15 एंड 25 कितना हो गया? 40। 40 एंड 9 कितना हो गया? ये हो गया 49x स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई होगी। तो हाँ, अब बच्चे खुद बोलेंगे, अरे सर इसको तो हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो ये किसका स्क्वायर रूट है?
किसका स्क्वायर है ये 49x², किसका रूट है एक्चुअली ये, तो आप देखोगे इसका पूरे टर्म का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये होगा 7x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28/7 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 4 की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 4। यहां तक नोट करो बेटा। देखो कितना मजेदार प्रॉब्लम है ये, इंटरेस्टिंग भी है। चलो अब p की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, p इज इक्वल टू है 3x, देयरफॉर p इज इक्वल टू 3 इंटू x की वैल्यू है 4, तो p की वैल्यू आ गई 12 न्यूटन। q इज इक्वल टू कितना है 5x है, और x की वैल्यू अगेन 4, तो फोर्स q की वैल्यू कितनी होगी 5 4 20 न्यूटन। तो एक मेरा आंसर ये और दूसरा मेरा आंसर ये, ठीक है। देखिए ये आंसर आ गया अपना। चलो एक और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ये तो और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अभी थोड़ा माहौल को संगीतमय कर दिया जाए। गाते गाते खेलते खेलते पढ़ने का जो मज़ा है, पढ़ाई की पढ़ाई हो गई, खेल का खेल हो गया। आप लोग आओगे जब इसमें क्लास 11 के लास्ट चैप्टर्स में आओगे ना आप, साउंड वाले चैप्टर में, तो सुर और ताल के बारे में हम फिज़िक्स में बात करेंगे। जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे ना, तो हम लोग बात करेंगे बॉल को हिट कैसे किया जाए, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा 6 के लिए किस एंगल के ऊपर बॉल को हिट किया जाए, फुटबॉल मैक्सिमम किसके लेंथ कवर करने के लिए किस एंगल के ऊपर फुटबॉल को किक करना चाहिए। बर्नौलीज प्रिंसिपल आएगा ना, तो वहाँ आपको बताएंगे कि बॉल स्विंग कैसे होती है, इन स्विंग कैसे होती है, आउट स्विंग कैसे होती है, स्पिन ड्रॉप कैसे होता है, फ्लाइट से बैट्समैन को कैसे बीट करते हैं, पूरा फिजिकल कॉन्सेप्ट लगते हैं इसमें। और जब आप आओगे 11th में, हम जब पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ हार्मोनिक्स, तो हम पूरे स्वरों के बारे में पढ़ेंगे, कौन से स्वर म्यूजिकल होते हैं जिनको हम हार्मोनिक्स कहते हैं, क्या ओवरटोन्स होती हैं, क्या टोन्स होती हैं। तो बेटा ये पूरी फिजिक्स जो है क्लास 11th की इन पर्टिकुलर, वैसे तो पूरी ही इतनी मज़ेदार है, हमारी डे टू डे लाइफ का हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इसमें कवर हो जाता है। तो चलो अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ लेके आऊँ आपको। अभी तो हम बात की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे आपको और आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको मज़ा आता चला जाएगा। चलो अब अगले प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। पहले आपको मैं अगला प्रॉब्लम क्या है वो नोट करवा दूं, उसके बाद आप जब तक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ध्यान से, मैं आपका बोर्ड तैयार कर दूंगा, ठीक है। तो लिखो अगला प्रॉब्लम क्या है। 2 फोर्सेस, लिखते जाओ, आपको मजा आएगा करने में। 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F act as shown. 2 forces each of magnitude F act as shown, full stop. Their resultant is चलो ये तो आपने न्यूमेरिकल लिख लिया, ठीक है। क्या दिया है यहां, ये दिया है, जो फिगर है वो ये, एक फोर्स ये बॉडी पर एक्ट हो रहा है, दूसरा फोर्स बॉडी पर ये एक्ट हो रहा है। थोड़ा पेक्यूलियर सा है ये, एक फोर्स ये और दूसरा फोर्स ये, इनका मैग्नीट्यूड दिखाया गया है, डायरेक्शन एरो से दिखाई गई है, मैग्नीट्यूड यहां दिखाया गया है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, 60 डिग्री के ऊपर दोनों एक्ट हो रहे हैं। तो अब हमें इनका निकालना है रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ऑप्शंस हैं मेरे, जंप मत करना एकदम से। A इज इक्वल टू F/2, ऑप्शन B है मेरा F, ऑप्शन C है मेरा √3F, और ऑप्शन D है, क्या है ऑप्शन D, √5। चलो याद रखो कि अब आपको लग रहा है यार ये सिंपल सा तो है ये प्रॉब्लम, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है, सीधे सीधे पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों के बीच का एंगल यहां साफ दिखाई दे रहा है कि 60 डिग्री का। बट रिमेंबर, हम जब बात करते हैं दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की, रिमेंबर, तो ये एंगल जो होता है दोनों वेक्टर्स का, ये उनके बीच के, उनके टेल्स के बीच में होता है। ये अगर मैं कहूं कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ये है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा टेल टू टेल मिला के होता है। एक वेक्टर की टेल से आप दूसरे वेक्टर की टेल मिलाओ, मैं इसको कहता हूं कि ताल से ताल मिलाओ। जब ताल से ताल में मिलती है तो संगीत बनता है, और संगीत बनता है तो उसमें प्लीजिंग इफेक्ट होता है। तो यहाँ भी बड़ा प्लीजिंग इफेक्ट आपको आने वाला है। तो क्या मतलब हुआ उसका? देखो, एक वेक्टर ये मान लिया मैंने f, तो ये पॉइंट है इसकी टेल, दिस पॉइंट इज टेल ऑफ दिस फोर्स f, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे का टेल ये है तो इसके टेल मुझे यहां बनानी पड़ेगी, इसका डायरेक्शन ये और इसका डायरेक्शन ये, और हमें ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अब आप समझ गए होंगे, एक फोर्स ये वाला, ये इसकी टेल और ये इस वाले की टेल, ठीक। एरो के पीछे क्या होती है? टेल। एरो के आगे क्या होता है? हेड। तो इसकी टेल यहां और इसकी टेल यहां, तो एक्चुअली इस टेल को इस टेल से मिलाओ, मैं इसको कहता हूं ताल से ताल मिला। ये काम की बात है। ताल से, एक गाना है बड़ा फेमस, ताल से ताल मिला। ताल से ताल मिलाने का मतलब ये होता है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, जिससे संगीत बनता है। तो ताल से ताल मिलाओ, याद रखो, वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो ये काम की बात सब लोग लिख लो। ताल से ताल मिलाना मतलब एक वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की टेल मिला देना। अब मैं नहीं बताऊंगा बल्कि मुझे आप बताएंगे। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का ये एंगल कितना हुआ? ऑफ कोर्स ये पूरा 180 हुआ स्ट्रेट एंगल, उसमें से ये 60 हुआ, तो ये कितना हुआ? ऑफ कोर्स ये होगा 120 डिग्री। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो अब ये पॉइंट O है, जिस पॉइंट O पर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है। अब तो बहुत आसान हो गया। अब इन दोनों फोर्सेस को मिलाकर आप बना लो पैरेललोग्राम। ये बन गया अपना पैरेललोग्राम, और इसका डायगोनल क्या होगा? यस, इसका डायगोनल होगा इनका रिजल्टेंट। तो यहां P का मैग्नीट्यूड f है और Q का मैग्नीट्यूड भी f है। मुझे निकालना है इनका रिजल्टेंट। आउट ऑफ दिस कौन सा इसमें करेक्ट बैठता है? चलो इसको सॉल्व कर लें अपन। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोनों के बीच के? 120 डिग्री। cos 120 की वैल्यू याद रखना, cos 60 की बहुत ज्यादा यूज होगा, cos 120 की बहुत ज्यादा यूज होगा। फॉर्मूला ये है हमारे पास r। अब तो सबको रट गया होगा, ये इतनी बार हम इसको यूज कर चुके हैं। पी स्क्वायर कितना भी रट जाए, हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आप अननेसेसरीली अपने कुछ मार्क्स लूज कर लोगे। तो हमेशा फॉर्मूला लिखो। तो मैं खुद लिखता हूं ताकि बच्चों की हैबिट बने। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। चलिए ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आइए स्टेप्स के ऊपर आ जाएं। p की वैल्यू f स्क्वायर दिया है, ये भी f, ये इसका भी मैग्नीट्यूड है, इसका भी मैग्नीट्यूड है। ये प्रॉब्लम ये एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल फिगर नहीं है। एक्चुअल फिगर तो ये बना, क्योंकि एंगल हमेशा दो वेक्टर्स के टेल के बीच में लिया जाता है। रिमेंबर एफ स्क्वायर, ये भी कितना हुआ? ये भी हुआ एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। p एंड q दोनों f इंटू एफ स्क्वायर cos 120 डिग्री। आगे आ जाओ, अगली स्टेप एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस ये वाला 2f स्क्वायर, ठीक है, इंटू cos 120 की वैल्यू -1/2। -1 हो सकता है कि दिख रहा हो, -1/2। 2 से 2 कैंसल। तो अब कितना हो गया? ये हो गया 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। ये वाला माइनस यहां लगा दिया तो ये -f स्क्वायर हो गया। 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर कितना होता है? ऑफ कोर्स ये होता है f स्क्वायर। तो भाई रिजल्टेंट कितना हुआ? रिजल्टेंट हो गया f। देखो कितना मजेदार प्रॉब्लम है ये। और ये प्रॉब्लम तो 99.9% बच्चे ये प्रॉब्लम रॉन्ग करके आते हैं, क्योंकि वो एक सिंपल सा बेसिक छोड़ देते हैं। वो एंगल थीटा की जगह 60 ले लेते हैं। देखो अब मैं आपको थोड़ा अच्छा, पहले हमारा आंसर कौन सा है? रिजल्टेंट f कौन सा है भाई? ये रहा मेरा आंसर। अब आप बोलोगे इसमें 60 डिग्री क्यों नहीं लें? क्यों लिया हमने 120 डिग्री क्यों लिया? चलो मैं इसको थोड़ा फील करा दूं आप। देखो ये मिटा दूं, ये मिटा रहा हूं, हो सकता है कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है।
हमने जब पैरेललोग्राम लॉ यूज़ किया था, इसके नीचे डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा फील आए। तो पॉइंट O पर हमारे दो फोर्सेस एक्ट होते थे, P एंड Q, वेक्टर P एंड वेक्टर Q, फोर्स P एंड फोर्स Q, और ये इनके बीच का एंगल थीटा हुआ करता था। तो अब आपने गौर किया एक बात कि देखो यहां पर थीटा इन दोनों के टेल्स के बीच का एंगल है, यहां पर इन दोनों के टेल्स के बीच का एंगल नहीं है। ये एरो के पीछे टेल होता है दोनों वेक्टर्स का, तो पॉइंट O यहां पर दोनों का टेल है, P का भी टेल और Q का भी टेल, दोनों की एरो आउटवर्ड है, यहां पर ये वाला एरो इनवर्ड है। तो ये पॉइंट इस फोर्स F का टेल नहीं हुआ बल्कि टिप हुआ, तो ये पॉइंट किसका टिप है? इस वाले फोर्स का टिप है। तो फिर दोनों के बीच में टिप से टिप एंगल कैसे निकालेंगे? तो मैं इसको उठा के बिना डायरेक्शन चेंज किए इसको, इसकी टेल को इसकी टेल से मिला दूंगा, ताल से ताल मिला, ये मिला ली ताल से ताल, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, संगीतमय हो गई, मजा आ गया प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, आपको फिर से बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चा इस प्रॉब्लम को रॉन्ग करके आता है, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते वो रॉन्ग कर देता है। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आप एक प्रॉब्लम भी रॉन्ग करके नहीं आओगे। चलो अगली प्रॉब्लम, लास्ट इस सेगमेंट की, फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करने वाले, और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और ये एग्जाम में बहुत रिपीट हुई है प्रॉब्लम, अब जो करवा रहा हूं आपको। होपफुली सबने ये नोट कर लिया होगा। चलो अब आज की अगली प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, और फिर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोल्यूशन, बहुत एप्लीकेशन में आगे आएगा, तो बेटा बड़े अटेंटिव होके, इन्वॉल्व होके सब बच्चे समझना सुनना। चलो अगली प्रॉब्लम ये है, मैं डिक्टेट करा रहा हूं, जरा इसको भी लिख लो जल्दी से सब लोग। क्वेश्चन अगला, एग्जाम्पल नंबर 3, आज का लास्ट। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A। क्या दिया है एग्जाम्पल नंबर 3 के आज के? ये दिया है हमें रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A। दो वेक्टर A और B हैं, उन दोनों का रिजल्टेंट A के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। आगे लिखिए, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। और क्या दिया है? वेक्टर R का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का हाफ है, दैट इज R इज इक्वल टू B/2, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। मेरे ऑप्शंस हैं 120 डिग्री ऑप्शन B, 150 डिग्री ऑप्शन C, 135 डिग्री ऑप्शन D, none of these, none of the above। ये मेरे ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब हम ये प्रॉब्लम आपको दोबारा बता देता हूं। एक पॉइंट के ऊपर दो फोर्सेस, दो वेलोसिटीज कुछ भी हैं, दो वेक्टर्स मान लें, दो वेक्टर्स एक पॉइंट के ऊपर साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहे हैं, ठीक, ओके, यहां तक कोई खास बात नहीं। कैसे हैं ये फोर्सेस एक्ट होने वाले, और इनके रिजल्टेंट में हमें क्या रिलेशन दिया हुआ है? देखो रिलेशन ये दिया है कि वेक्टर R यानी रिजल्टेंट उनमें से एक फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है, कोई खास बात नहीं, रिजल्टेंट एक के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकता है, और जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हाफ है। तो मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये इनमें से कोई एंगल होगा। अब जब तक ये वाला प्रॉब्लम हम इसका प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना लेंगे, हमें इस प्रॉब्लम की फील नहीं आएगी। तो देखो, आप बोलोगे कि साहब के डायग्राम तो ये होता है ना? हाँ भाई, यही होता है पैरेललोग्राम। P और Q की जगह यहाँ पर A एंड B यूज किया हुआ है, ठीक है, ये B है और ये इनका रिजल्टेंट। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, A और B के बीच का एंगल थीटा है, लेकिन यहां क्या है? ये कौन सी पेक्यूलियर टाइप की सिचुएशन दी हुई है? तो आओ जरा इसको फील करें।
हमें अपने डायग्राम को रीड्रॉ करना होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो देखो ये बोल रहे हैं आर इज परपेंडिकुलर टू बड़ा, अब ये स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो इसको आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी क्रिएटिविटी अब इस्तेमाल करनी पड़ेगी, थोड़ा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ आपकी क्रिएटिविटी यहाँ इस्तेमाल होना शुरू हो गई, यूज़ होना शुरू हो गई। ये आपने वेक्टर आर बना दिया और ये आपने वेक्टर ए बना दिया। वेक्टर ए हमारा उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये वेक्टर आर हमारा ये एंगल बीटा था, आपको याद होगा हमने यूज़ किया था ये। तो ये वेक्टर आर जो मैंने अब क्या बना दिया, ऐसे बना दिया, क्योंकि मुझे दिया है कि वेक्टर आर जो है वेक्टर ए के परपेंडिकुलर। तो ये घूम के यहाँ आ गया, मेरा एंगल बीटा 90 का हो गया। तो व्हाट अबाउट बी, बी कहाँ गया, कहीं नहीं गया, बी भी है, ये वेक्टर बी यहाँ आ गया, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये इनके बीच का एंगल मुझे निकालना है थीटा। ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ये थीटा है, ये पूरा एंगल थीटा है जो मुझे निकालना है, जिसको मैं थोड़ा रेड से बनाऊंगा। जो एंगल मुझे निकालना है ये मैं आपको रेड से बना के दिखाऊंगा ताकि आपको फील आए थोड़ी। ये जो रेड से मैंने बनाया है ये आपको निकालना है, हो सकता है दिख रहा होगा सबको। ये है मेरा एंगल थीटा, रेड से जो बनाया हुआ है, ठीक है। तो फिर ये एंगल कितना होगा, अच्छा ये तो 90 है। अब अगर मुझे ये एंगल और पता चल जाए बीटा, तो यार प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब बीटा बीटा कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, तो बीटा को चेंज करके कुछ भी लिख दो यार, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख दो, मैंने लिख दिया अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ऑफकोर्स ये एंगल भी अल्फा होगा। चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भाई अपनी। अब ये मैंने लिख दिया, इसको क्या मान लूँ, कुछ भी साइड्स के नाम दे लो। इसको क्या मान लूँ मैं, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको T मान लो, इसको S मान लो, PQST। जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिल जाए, बच्चों हमेशा याद रखो, सबसे पहली अटेम्प्ट में पाइथागोरस थ्योरम इन्वॉल्व कर दो। ये डायग्राम जरा ड्रॉ कर लो, आपको थोड़ा फील आ गई होगी। ये डायग्राम हमारा ऐसा भी, यही डायग्राम है, उसको बस हमारे डायरेक्शन चेंज होगी तो ये ऐसा हो गया। बना लो ये, चलो अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो यार। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए सबसे पहले आप मिस मत करना, सबसे पहले आप बना लो, अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई कर दो, पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले अप्लाई कर दो। मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां TPQ में पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्राइंगल TPQ, ट्राइंगल TPQ में मैंने अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। TQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस P। अच्छा अब एक बात याद रखो यार, अगर ये वेक्टर B है तो ये क्या होगा, ये भी तो वेक्टर B होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल वेक्टर्स होती हैं, क्योंकि इनकी लेंथ भी सेम होती है, इनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, बीइंग पैरेलल। अगर ये वेक्टर B है तो ये भी वेक्टर B होगा। ये A दिया है, ये R दिया है, तो TQ क्या शो कर रहा है, लेंथ TQ वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, तो ये B स्क्वायर आ गया। PT क्या शो कर रहा है, PT वेक्टर R डायगोनल शो कर रहा है, ये वाला, तो इसका लेंथ PT क्या होगी, ये होगी वेक्टर R का मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड, ठीक है। और T और ये क्या, कौन सी R है, ये PQ स्क्वायर, P मैंने लिखना भूल गया, PQ स्क्वायर। तो PQ क्या है, ये लेंथ PQ वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। लिख लो इसको, ठीक है। अब मैं ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इनका इस्तेमाल करूंगा यहां, तो मैं इनका इस्तेमाल कर देता हूं, R इज इक्वल टू B/2, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर ये मुझे दो बातें दी थी कि एक तो वेक्टर R वेक्टर A के परपेंडिकुलर है। अगर वेक्टर R वेक्टर A का परपेंडिकुलर हुआ तो मेरा डायग्राम ये हो गया, और अब ये इसमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, तो ये प्रॉपर्टी मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के यूज कर ली। दूसरी चीज मुझे ये दी हुई थी कि R A के परपेंडिकुलर है, वो तो मैंने बता दिया आपको कहाँ यूज हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल बनाने में ये प्रॉपर्टी यूज हो गई। और क्या दिया था
आर का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का हाफ है, तो वो अब यूज कर लूंगा। तो जो दोनों गिवन कंडीशन थी वो यूज हो गई। याद रखो हमारा सॉल्यूशन प्रॉब्लम में छुपा रहता है, तो जो गिवन कंडीशन है उनके ऊपर हार्ड फोकस करना चाहिए। बस आप उनको अप्लाई कर दो, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो बी आर की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगी, बी बाई 2 है ना ये, प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू भी मेरे पास आ जाएगी, तो ए स्क्वायर साइड चेंज कर दो इसका, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ये, 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3b स्क्वायर अपॉन 4, तो ए इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2b। चलिए साहब ये ए की वैल्यू आ गई। अब ये एंगल चाहिए मुझे अल्फा, ताकि 90 में अल्फा जोड़ूंगा तो ये पूरा रेड से एंगल थीटा मुझे निकल आएगा, यही तो मुझे चाहिए। बस थीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फा की वैल्यू, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है ना। कौन से एंगल हो गई है, अब अल्टरनेट एंगल्स हो गए, 2 पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल हो गया है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्फा हो गए। बस अल्फा की वैल्यू निकाल लूँ, थीटा में 90 में अल्फा ऐड कर दूंगा तो मेरे थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा, ये मुझे चाहिए। थीटा अननोन क्वांटिटी, ये मुझे मालूम होने चाहिए। चलो निकालता हूं इसको भी मैं। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है यार ये। देखो अब एन ट्राइंगल, यही ट्राइंगल मेंटेन करता हूं, एन ट्राइंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू इस ट्राइंगल में। ठीक है, मुझे ये वाली साइड में साइन थीटा अप्लाई करूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना, तो मैं साइन टेन कुछ भी यूज कर सकता हूं, कॉस भी यूज कर सकता हूं, साइन यूज कर रहा हूं। साइन अल्फा एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए अपॉन हाइपोटेन्यूस बी। ठीक है, चलो अब वैल्यू पुट कर दो, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है भाई यहां से रूट 3/2 बी ओ अपॉन बी, ये आ गया बी। देखो ए की वैल्यू रूट 3/2, ये आ गई रूट 3/2, बी एज इट इज आ गया। क्या होगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट 3/2, अरे बात बन गई भाई। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल के लिए साइन की वैल्यू होती है रूट 3/2, यस इट इज 60 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हुई, 60 डिग्री आ गई। तो मेरा ये ट्राइंगल थीटा, ये एंगल थीटा कितना हो गया, 90 प्लस 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 प्लस 60 डिग्री दैट इज 150 डिग्री। ओहो, तो हियर इट इज माय आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, मजा आ गया इसको सॉल्व करने में, आपको समझने में बड़ा मजा आया होगा। ये वो प्रॉब्लम है जो बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है, प्रॉब्लम ये वाला बहुत रिपीट हुआ है। ये अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करना, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और स्कूल के एग्जाम्स में ये प्रॉब्लम बहुत रिपीट हुई है। बेटा जरा नोट करो, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी ये। तो आज के मेन टॉपिक की तरफ आ रहा हूं। अब नया टॉपिक आज, और आज का नया टॉपिक है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ये आज का मेन प्रॉब्लम। ओके, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, हेडिंग डाल दो सब लोग। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। पहले तो समझा दूं कि ये है क्या, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब होता क्या है। लिखिए, इट इज द रिवर्स प्रोसेस, it is the reverse process of
कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। अब आप बोलोगे ये कंपोजिशन क्या होता है, तो पुरानी बातें भूलना नहीं, जो पढ़ते जा रहे हैं उसको धीरे धीरे टच करते चले जाना। कंपोजिशन होता है दो वेक्टर्स को ऐड करने की प्रोसेस। दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, जोड़ा कैसे जाता है, हम पढ़ते चले आ रहे हैं। ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स ये हम करते हैं बाय ट्राइंगल लॉ, बाय पैरेललोग्राम लॉ, बाय पॉलीगॉन लॉ। देखो जरा मैं आपको पहले कंपोजिशन की बात बता दूं। अगर एक बॉडी के ऊपर सिर्फ दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक ये और एक ये, हम इनको ऐड कर सकते हैं दो तरह से। पहला ट्राइंगल लॉ, तो ये ट्राइंगल एक वेक्टर को शो किया, फिर दूसरा वेक्टर इसके हेड से रख के शो किया, टेल रख दिया, इसके हेड पर इसका टेल रखा और इसके टेल से इसके टिप को ज्वाइन किया, इसको हम कहते हैं टेल टू टिप मेथड। अगर दो वेक्टर्स को जिनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, अगर आप दो ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करते हो तो दोनों का रिजल्टेंट, मतलब दोनों का बॉडी पर कंबाइंड इफेक्ट, दोनों की कंपोजिट वैल्यू, दोनों की कंबाइंड वैल्यू, दोनों की इफेक्टिव वैल्यू, दोनों का वेक्टर सम उस ट्राइंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होता है इन अपोजिट डायरेक्शन, ट्राइंगल लॉ। अगर दो वेक्टर्स को ऐड करने का, ये हम लोगों ने अभी कवर किया था पैरेललोग्राम लॉ। अगर यही दो वेक्टर्स आप किसी पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट करते हो P एंड Q, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो इन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। सवाल ये कि अगर दो से ज़्यादा है तो ये प्रोसेस कहलाती है वेक्टर्स को ऐड करने की। मतलब ये कि बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बॉडी इसके इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की डायरेक्शन में जाएगी। ये तो था दो वेक्टर्स के बारे में। तीसरी बात, अगर दो से ज़्यादा वेक्टर है तब क्या करेंगे। मान दिया एक बॉडी है और एक बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक ये भी एक्ट हो रहा है, 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 सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं इस बॉडी को। फोर्स ए हो गया, फोर्स बी हो गया, फोर्स सी हो गया, फोर्स डी हो गया वेक्टर के फॉर्म में। तो इन सबका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत आसान। कैसे निकालते हैं देखिए। अगर हम नंबर ऑफ वेक्टर्स को किसी पॉलीगॉन की साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो जरा, और ये इसको मिटा दूं, ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स है। ये वेक्टर मेरा आ गया यहाँ वेक्टर ए, ये वेक्टर बी मैंने इसके टिप के ऊपर वेक्टर बी का टेल रखा, वेक्टर ए के टेल के टिप के ऊपर वेक्टर बी का टेल रखा, फिर वेक्टर बी के हेड के ऊपर टिप के ऊपर वेक्टर सी का मैंने टेल रख दिया। बस हर अगले वेक्टर का टेल उसके पीछे वाले वेक्टर के ऊपर रखते चले जाओ। सी के टिप के ऊपर डी का टेल रख दिया, ये रख दिया। ये टेल टू टिप मेथड कहलाता है। अब लास्ट वेक्टर का टिप और फर्स्ट वेक्टर का टेल मिला दो, ये इन सब का रिजल्टेंट हो जाएगा। ये कहलाता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स। क्या है ये इसका स्टेटमेंट, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अगर किसी पॉलीगॉन की साइड से हम नंबर ऑफ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें इन साइक्लिक ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है ये, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर, एक ऑर्डर में, देन उनका जो रिजल्टेंट यानी उनका जो कंबाइंड इफेक्ट, उनकी कंपोजिट वैल्यू, उनकी सिंगल वैल्यू क्या होगी, इन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। एक बार रिपीट कर रहा हूं, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको इसमें जो नोट्स दिए हुए हैं, पोस्ट किए हुए मैंने, वहां से आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इन सेम ऑर्डर और साइक्लिक ऑर्डर और इन वन ऑर्डर, तो नंबर ऑफ वेक्टर्स को अगर हम किसी पॉलीगॉन की साइड से रिप्रेजेंट करें, पॉलीगॉन की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें, तो उन सब वेक्टर्स का रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होगा, बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन। तो क्लोजिंग साइड इनके पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो रिजल्टेंट होता है वो सिंगल वेक्टर होता है जिसका बॉडी पर वही इफेक्ट होता है जो सारे वेक्टर्स का एक साथ होता है।
तो हम इन सारे वेक्टर्स को एक सिंगल वेक्टर में ऐड कर लेते हैं। तो ये जोड़ लेते हैं, सारे वेक्टर्स जोड़कर एक वेक्टर में तब्दील हो गए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन या कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, और रेजोल्यूशन इसकी रिवर्स प्रोसेस है। रेजोल्यूशन में क्या करते हैं, एक वेक्टर को दो या ज्यादा पार्ट में तोड़ने की प्रोसेस होती है, अपोजिट प्रोसेस होती है। आप एक वेक्टर को दो वेक्टर में भी तोड़ सकते हो और एक सिंगल वेक्टर को आप नंबर ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स में भी तोड़ सकते हो, लेकिन एग्जाम में जो आता है हमें उसी के ऊपर कंसंट्रेट करना है। रेजोल्यूशन यानी एक वेक्टर को तोड़ना, ज्यादातर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जाम में आता है। एक वेक्टर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़िए, ठीक जैसे जोड़ते हैं उसका उल्टा तोड़ भी सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो अब लिखो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। अब हर वेक्टर हम दो डायमेंशन में एक वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ेंगे, तो अब दो वेक्टर जिनमें तोड़ेंगे हर एक उस वेक्टर का कंपोनेंट कहलाता है। अब इसको ये कंपोनेंट वगैरह के पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको फील कराऊं यार कि ये रेजोल्यूशन का मतलब भाई है क्या, ठीक है। चलो एक सिंपल से केस से देख समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है आर, एक आर फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये फोर्स, जैसे कोई लॉन रोलर मान लूं मैं, सब जानते हैं क्रिकेट के मैदान में गेम स्टार्ट होता है तो पहले लॉन रोलर लिया जाता है, एक फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक। अब ये फोर्स इसको आगे भी तो खींच रहा है, ये फोर्स मान लो एफ है, तो ये इसको एक्स डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस भी खींच रहा है और ऊपर भी खींच रहा है, एफ वाई भी खींच रहा है ऐसे। तो जैसे दो वेक्टर मिलकर एक में कन्वर्ट हो जाते हैं उस तरह एक टूट के दो पार्ट में आ जाता। मतलब ये है इसका कि अगर फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टली भी लगा रहे हैं और वर्टिकली भी लगा रहे हैं। तो ये इसको दो पार्ट में हमें तोड़ना है, हमें एफ एक्स निकालना है, हमें एफ वाई निकालना है। इनको कैसे निकालें, ठीक है। तो एफ एक्स इसका वेक्टर एफ का एक्स कंपोनेंट, यानी एक्स कंपोनेंट मतलब फोर्स एफ की एक्स डायरेक्शन में इफेक्टिव वैल्यू को एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, और फोर्स एफ की वर्टिकल डायरेक्शन में इफेक्टिव वैल्यू को हम इसका वाई कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। अच्छा, अब ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपको एक और मेथड से समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, हर बच्चा फुल कंसंट्रेशन से सुनेगा और समझेगा। जब समझेंगे, जब सुनेंगे ध्यान से, और इसके लिए मैं इसको थोड़ा फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सिंपल एग्जांपल, ये जो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ये एग्जांपल कहीं मिलेंगे नहीं, तो किसी बुक वगैरह में या कहीं मिलने वाले नहीं है। ये बड़े इंडिजिनस वे में, बड़े सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव एंड सी। देखो बेटा, मान लिया हमने कि एक वॉल है, किसी फ्लोर के ऊपर एक वॉल है, इस वॉल के ऊपर एक रॉड या प्लैंक टिका हुआ है। एक रॉड ऐसे टिकी हुई है वॉल के ऊपर, जैसे सीढ़ी होती है ना, वॉल के ऊपर टिका देते हैं, स्टेप्स होते हैं, है ना, स्टेप्स या सीढ़ी, जो मान लो सीढ़ी है। अच्छा, एक रॉड है। अब मैं इसके ऊपर यहां से लाइट प्रोजेक्ट करता हूं। देखो जरा ध्यान से, लाइट प्रोजेक्टेड किसके ऊपर? इस प्लैंक ए बी के ऊपर। ये ए बी मैंने ये प्लैंक मान लिया, इसके ऊपर मैंने लाइट प्रोजेक्ट की, तो यहां इसका ये शेडो आ जाएगा, शेडो। तो ये शेडो है ना, ये शेडो इसका रॉड का, ये रॉड मान लो, ये क्या है, ये रॉड है ये। तो ये शेडो क्या है, ये इट इज शेडो इज कास्ट ऑन द वॉल। इस रॉड की शेडो वॉल के ऊपर आ गई। अगर ये मान ले 5 मीटर है, ठीक है, और ये मान लूं मैं कि ये एंगल, मान लें कि ये एंगल है आपका 53 डिग्री। याद रखो, मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को इसलिए लेके चल रहा हूं कि ये 3, 4, 5 ट्राइंगल है जो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो अगर इस रॉड की लेंथ है मान लो 5 मीटर और ये एंगल 53 डिग्री है, तो शेडो की लेंथ मालूम है कितनी आएगी? ये 4 मीटर आएगी। समझाता हूं अभी कैसे। तो ये जो शेडो है ना इसकी BC, तो ये शेडो कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ
द रॉड ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर इस रॉड की लेंथ ऐसे प्रोजेक्ट हुई, ऐसे कास्ट हुई, इसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लेंथ। ये वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। और बीसी की वैल्यू कितनी आती है? ये आती है 4 मीटर। ये हम कर चुके हैं इसके पहले, दोबारा समझो। ये जिस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तरीका मिलने वाला नहीं कहीं भी। एक रॉड है दीवार के ऊपर टिके हुई है, जैसे कोई सीढ़ी होती है, नसें नहीं होती है, स्टेप्स होते हैं। हमने लाइट प्रोजेक्ट की तो इसकी वॉल के ऊपर क्या आ गई? शैडो आ गई। अब ये क्या शैडो फिक्स है? इसकी लेंथ नहीं, फिक्स नहीं है। क्यों? ये तो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। एंगल कम होगा तो शैडो की लेंथ कम हो जाएगी, एंगल बढ़ेगा तो शैडो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये जो इसकी शैडो कास्ट हुई, इस शैडो को कहते हैं इस वॉल रॉड का वॉल के ऊपर प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन ही इस लेंथ एल का वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। इसके डिस्प्लेस ए और बी से जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, निकालना कैसे? चलो इस एंगल को मैंने थीटा है, ये कैसे निकालना बताता हूं अभी। अच्छा, अब अगर मैं लाइट इसके ऊपर से डालूं, ये लाइट में ऊपर से डाल रहा हूं यहां से, तो इसका शेडो यहां आ जाएगा। तो एसी क्या होगा? ये एसी इसका हो जाएगा, ये शेडो बीसी शेडो इस प्रोजेक्शन, ये 4 मीटर की लेंथ आएगी। ये प्रोजेक्शन ऑफ रॉड है ये। तो एसी क्या होगा? ये लेंथ आएगी 3 मीटर। तो ये क्या है? ये प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ रॉड, ये प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ रॉड हो गई एसी। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये शैडो, यही तो शैडो है। इस शैडो एसी को क्या कहते हैं? शैडो एसी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लेंथ। शेडो एसी इस लेंथ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाती है, शेडो बीसी इस लेंथ की वर्टिकल कंपोनेंट कहलाती है। यही प्रोजेक्शन भी कहलाता है, यही कंपोनेंट भी कहलाता है। इतनी सिंपल बात। शेडो जो आ गई ना, वही तो कंपोनेंट कहलाता है। और ये एंगल थीटा बढ़ेगा तो ये इसकी लेंथ बढ़ेगी, इसकी लेंथ कम हो जाएगी। एंगल थीटा की वैल्यू कम होगी तो इस वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कम होती जाएगी। एंगल थीटा इक्वल टू 0 हो गया, अभी तो 53 दिखा रहा हूं। अगर ये 0 हो गया तो ये पॉइंट बी पॉइंट सी पर आ जाएगा, इसका कंपोनेंट 0 हो जाएगा, इसका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए, ठीक है, अब सीधे किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, मेरे पास एक वेलोसिटी दी हुई है। कितनी वेलोसिटी दी हुई है? सपोज 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कोई दी हुई है, कोई भी वेलोसिटी दी हुई है। इस वेलोसिटी को मैंने वेक्टर ए बी से रिप्रेजेंट किया इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये मैंने मान लिया एक्स एक्सिस है, ये मैंने मान लिया वाई एक्सिस, और ओरिजिन पे रखा मैंने पॉइंट ए, ओरिजिन पे मैंने इसका पॉइंट ए रख दिया, पॉइंट ए। ठीक, बी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये बी सी आ गया परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा मान लो मैं, ये वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी को मैं पॉइंट ये वेक्टर ए बी से शो कर रहा हूं। ये वेलोसिटी है 5 मीटर, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, या नॉर्थ ऑफ ईस्ट मान लो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, बहुत कर चुके हैं ये। तो एक वेलोसिटी है किसी बॉडी की है, इसको मैंने वेक्टर ए बी से रिप्रेजेंट किया, वेलोसिटी भी। अब मुझे निकालना है इसका एक्स कंपोनेंट, तो ये ए सी क्या होगा? ये ए सी होगा इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और ये इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या होगा? इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट। जैसे यहां ये एक्स कंपोनेंट इस लेंथ का और ये इसकी लेंथ का वाई कंपोनेंट। निकालना कैसे? ट्राइंगल लॉ से निकालना है। अगर ये वी वाई है तो आप जानते हैं ये भी अपोजिट साइड, ये भी क्या होगी? ये भी होगा वी वाई बी सी, ये भी वी वाई हो गया। ठीक है, ओके। अब मैं इसको आपने सबने नोट कर लिया होगा, इसको मिटाऊं मैं 3, 4, 5 ट्रायंगल के ऊपर आऊंगा बाद में।
चलो इसको रैप अप करें, जल्दी से आज के मुद्दे के ऊपर आए अपन। ठीक है, देखो बेटा कितना आसान होता निकालना ही है। देखो मैं इसको निकालूंगा, पहले मैं बाय ट्राइंगल लॉ, पहले मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर रहा हूं इसके ऊपर। आप सब जानते हैं ट्राइंगल लॉ, वेक्टर AC प्लस वेक्टर CB, वेक्टर AC प्लस वेक्टर CB इज इक्वल टू वेक्टर AB, ट्राइंगल लॉ। मतलब वेक्टर AC क्या है? वेक्टर AC है VXI कैप, अलॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होगा? आई कैप लगाना पड़ता है ना। किसी भी वेक्टर जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है उसको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन देने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? ऑफ कोर्स आई कैप का मल्टीप्लाई करना होता है। और ये वेक्टर CB क्या है? ये है अलॉन्ग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, अलॉन्ग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को मुझे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन देनी होती है। C2B मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वेलोसिटी का कंपोनेंट है Vy, वाई कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो V सब स्क्रिप्ट y j कैप का मल्टीप्लाई करो, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वेक्टर V। दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर V इज इक्वल टू क्या हुआ? VXI प्लस VYJ। एक वेक्टर था, हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, VYJ दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। तो VXI इसका x कंपोनेंट है, VYJ इसका y कंपोनेंट है। इसके पहले दो वेक्टर को जोड़ के एक बनाया था रिजल्टेंट, अब एक को तोड़ के अलग अलग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने उनके दोनों कंपोनेंट निकाल लिए। ये वेक्टर V क्या किया? कुछ नहीं किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये इसका y कंपोनेंट हो गया और ये इसका x कंपोनेंट हो गया, जैसे आपको बताया था अभी। जैसे आप रॉड की लेंथ के फॉर्म में बताया था, कोई डिस्प्लेसमेंट हो, कोई वेलोसिटी हो, कोई फोर्स हो, सबको ऐसा ही हम कर सकते हैं। अगर रॉड है उसकी लेंथ, आप लाइट डाल रहे हैं तो शेडो जो आएगी उसकी लेंथ का x कंपोनेंट होगा। यहां से लाइट डालोगे उसकी ये जो होगी लेंथ, उसका ये उसका y कंपोनेंट होगा। थोड़ी और फील कराऊंगा इसको मैं। पहले मैंने ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर दिया, तो ये ट्राइंगल AC प्लस CB इज इक्वल टू AC, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। वैल्यू पुट कर दो, वेक्टर AC मतलब VXI, तो ये आ गया VXI, और ये CB क्या है? VYJ, तो ये आ गया VYJ। J का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, I का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो वेक्टर V को हमें तोड़ना था दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, ये तोड़ दिया, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, मान लिया ये इक्वेशन नंबर 1। अब और आगे देखो थोड़ा सा, अब ट्रिग्नोमेट्री से, ये ट्राइंगल लॉ से था, नाउ बाय ट्रिग्नोमेट्री, साइन एंड कॉस के टर्म्स में देखो मुझे निकालना है पहले किसकी वैल्यू? BC की वैल्यू, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसकी, ये और ये है की बात। तो BC की वैल्यू निकालनी है। देखो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, CB लिख दो इसको, CB अपॉन AB। CB क्या है? परपेंडिकुलर, AB क्या है? हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा। इसका मतलब CB इज इक्वल टू AB साइन थीटा, CB इज इक्वल टू V साइन थीटा। लेकिन CB और क्या शो करता है? VY भी शो करता है। इट मींस, देख लो रेंज में आ रहा है ये, यस यू आर इन रेंज। अब देखो जरा यहां CB को मैं क्या लिखता हूं वेक्टर फॉर्म में? VY इज इक्वल टू V साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका। तो इस वेलोसिटी V का ये कंपोनेंट कितना हो गया? V साइन थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ट्रिग्नोमेट्री से। अब एक स्टेप यहां बढ़ा रहा हूं, देयरफॉर वेक्टर VYJ इज इक्वल टू V साइन थीटा J। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से मैंने इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालता हूं। कैसे निकालूंगा? देखो अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, AC अपॉन AB, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, सबको मालूम है ये। तो AC क्या हो जाएगा? AB कॉस थीटा हो जाएगा। व्हाट इज AC?
AC लेंथ इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट शो कर रहा है, AB क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी v का, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है v cos थीटा। तो वेक्टर vx क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, तो आई कैप का मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू v cos थीटा i। तो ये वेलोसिटी v का x कंपोनेंट हो गया v cos थीटा, और ये इसका y कंपोनेंट हो गया v sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल लिया हमने। लास्ट में अब आपको बहुत आसान मेथड बता रहा हूं, इन सब की कोई याद करने का एक सिंपल सा मेथड। अब वो सिंपल सा मेथड क्या है, जरा ध्यान से देखो। यहां सब लोग देखो, एंगल को हिंदी में कहते हैं कोण। क्या कहते हैं, सबको मालूम होगा, ये कोण कहते हैं। कोण मतलब होता है एंगल, एंगल थीटा, कोण मतलब एंगल। और कॉस को हम लिखते हैं ऐसे हिंदी में, कॉस। तो अब ये को याद रखो, ये वाला को और ये वाला को, ठीक है। मतलब कोण यानी एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस के टर्म्स में आएगा। बहुत आसान। कोई वेक्टर v दिया हुआ है, इस वेक्टर का एंगल के साथ वाला, कोण के साथ वाला कंपोनेंट याद करने के लिए हमेशा कॉस के टर्म्स में आएगा। तो कोण के साथ वाला, कोण के साथ वाला कंपोनेंट, कोण यानी एंगल के, एंगल थीटा के साथ वाला कंपोनेंट किसके टर्म्स में आएगा, कॉस के टर्म्स में आएगा। कॉस के, कॉस थीटा के टर्म्स में आएगा। ये है आपके लिए काम की बात। इट इज द की पॉइंट, काम की बात। इन सारी बातों का, ये सब एग्जाम में मेथड नहीं आएगा कि ये इस वेक्टर के कंपोनेंट कैसे निकालते, नहीं। क्या आएगा एग्जाम में, कंपोनेंट बताओ कितना, कंपोनेंट निकाल के बताइए कितना। तो अब जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप अपन करें, ठीक है। यहां देखो, आपने सबने नोट कर लिया होगा, वेक्टर v का उसके कंपोनेंट्स में दो तरह से लिखते हैं। वेक्टर v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे, एंड वेक्टर वी एक्स क्या हो गया, वी एक्स हो गया वी कॉस थीटा, तो वी कॉस थीटा आई। वी वाई क्या हुआ, वी वाई हुआ हमारा, रब कर दिया मैंने, वी वाई हुआ हमारा वी साइन थीटा जे। तो जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है यानी वी एक्स, ये हमेशा किसके टर्म्स में, कॉस के टर्म्स में आएगा, वी कॉस थीटा के टर्म्स में आएगा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से एक वेक्टर के दो कंपोनेंट निकाल लिए जाते हैं। अगले टर्म में एक और मेथड से आपको मैं इसको फील कराऊंगा। आज सिर्फ इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। एक बार दोबारा आपको अगले टर्म में ये समझा के इसके प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, और इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के साथ साथ फिर अगले टर्म में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, और वो हमारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये तो खत्म हो गया आज, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। अगली क्लास कोई बच्चा मिस मत करना। इसके एप्लीकेशंस, इसके फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, वेक्टर रेजोल्यूशन को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लेंगे। फिर रिमाइंड करा रहा हूं, अगले टर्म में हम शुरू करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फिर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ जाएगा वेक्टर्स। ओके, टिल द नेक्स्ट टर्न, गुड बाय।